तो हेलो गाइस, मैं हूं अमित। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर माइंड में। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट एचटीएमएल को जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक की धीरे धीरे इजी लैंग्वेज में सीखेंगे। अगर आपने कभी कोडिंग नहीं की है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में और सिंपल तरीके से बिल्कुल रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ आपको सिखाऊंगा। इस कोर्स के एंड तक आप एचटीएमएल को अच्छी तरह से सीख जाएंगे। तो चलिए बिना डिले के शुरू करते हैं। तो गैस अब आ चुके हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर। ये पीपीटी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इससे आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको आराम से पढ़ सकते हैं बाद में। तो इस कोर्स में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे, तो यहाँ पर देखिए। पहले तो इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल, ये एचटीएमएल क्या होती है और हाउ टू एचटीएमएल वर्क, एचटीएमएल का वर्क, VS कोड सेटअप, फर्स्ट HTML प्रोग्राम, HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, हेडिंग्स, पैराग्राफ, कमेंट्स, फॉर्मेटिंग टैग्स क्या होते हैं, लिंक्स क्या होती हैं, इमेजेस क्या होते हैं, लिस्ट वगैरह क्या होती हैं, और टेबल्स, फॉर्म्स, ऑडियो एंड वीडियो कैसे ऐड करते हैं, सीमेंटिक टैग्स क्या होते हैं, HTML टैग्स क्या होते हैं, डिव एंड स्पैन टैग क्या होता है, ब्लॉक BS इनलाइन एलिमेंट में क्या डिफरेंस होता है, आईडी एंड क्लासेस क्या होते हैं, आईफ्रेम क्या होता है, मेटा टैग्स क्या होते हैं, SEO बेसिक्स इन HTML, हम SEO करना सीखेंगे, और रिस्पॉन्सिव मेटा टैग्स क्या होते हैं। लास्ट में प्रोजेक्ट भी देखेंगे, और उसके बाद HTML इंटरव्यू क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं वो भी देखेंगे। और सबसे लास्ट में कॉमन मिस्टेक जो आप प्रैक्टिस करते वक्त करते हैं वो ना हो, इसलिए उसको हम कवर करेंगे। तो आप देखते हैं कि HTML होती क्या है। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। इट इज़ द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज, जो कि वेब पेज बनाने के लिए बनाई गई है। और HTML डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज, वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाती है। HTML यूज टैग्स टू ऑर्गेनाइज कंटेंट, HTML के टैग्स को यूज करके हम कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, पूरा कंटेंट वेबसाइट का कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। इट कैन डिस्प्ले टेक्स्ट, इमेजेस, लिंक्स, टेबल्स एंड फॉर्म्स। आपने कई वेबसाइटों में टेक्स्ट, इमेजेस, लिंक्स, टेबल्स एंड फॉर्म्स वगैरह देखे होंगे, वो कैसे ऐड होते हैं वो देखेंगे। HTML वर्क टुगेदर विथ CSS एंड जावास्क्रिप्ट, HTML को CSS एंड जावास्क्रिप्ट के साथ और कैसे इनहेंस कर सकते हैं वो देखेंगे, वो आने वाली वीडियो में देखेंगे। और HTML फाइल्स आर सेव्ड विथ .html एक्सटेंशन, HTML की जो फाइल्स होती है वो .html एक्सटेंशन से सेव होती है। HTML इज़ द फाउंडेशन ऑफ द ऑल वेबसाइट। आज की जितनी भी वेबसाइट आप देखते होंगे वो सभी HTML के द्वारा बनी हुई हैं। अब देखते हैं कि HTML कैसे वर्क करती है। HTML कोड इज रिटन इन अ टेक्स्ट एडिटर। HTML का कोड हम किसी भी टेक्स्ट एडिटर में लिखेंगे और .html एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे। फिर वेब ब्राउज़र में उसे ओपन करेंगे और द ब्राउज़र इंटरप्रेट द HTML टैग्स। फिर ब्राउज़र उस HTML प्रोग्राम को इंटरप्रेट करेगा। टैग्स डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ द पेज। HTML टैग्स जो होते हैं फिर स्ट्रक्चर एंड कंटेंट को वेब पेज पर शो करते हैं। द ब्राउज़र रेंडर द वेब पेज विजुअली। फिर आपको एक ब्राउज़र पर एक वेब पेज दिखाई देता है। अब करते हैं VS कोड सेटअप। पहले तो आप डाउनलोड एंड इंस्टॉल VS कोड। सिंपली यहाँ पर जाइए गूगल पे VS कोड डाउनलोड लिख लीजिए। अब आपका विंडो वर्जन है तो विंडो के लिए डाउनलोड कीजिए, अगर लिनक्स है तो लिनक्स के लिए, एप्पल है तो एप्पल के लिए। तो यहाँ पर विंडो है, यहाँ पर विंडो के लिए करेंगे तो यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं यहाँ पर फिलहाल कैंसिल कर रहा हूँ।
तो VS कोड डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पर पहले एक फोल्डर बना लीजिए, इसमें आप प्रोग्राम लिखेंगे। तो यहाँ पर HTML ट्यूटोरियल और इसे ओपन कर लीजिए VS कोड में। फिर ये आपका VS कोड खुल के तैयार हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक HTML फाइल बना लीजिए। हम बनाएंगे इंडेक्स नाम से, कोई भी रैंडम नाम रख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर index.html से हम यहाँ पर एक HTML फाइल बनाएंगे और एंटर कर देंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और बताऊंगा मैं, HTML फाइल बनाने के बाद इंस्टॉल करेंगे लाइव सर्वर। लाइव सर्वर एक्सटेंशन क्या होता है, इस एक्सटेंशन से आप अपने HTML प्रोग्राम को ब्राउज़र पे डायरेक्टली देख सकते हैं, जो कि एक लोकल होस्ट के रूप में काम करता है। चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली। सबसे पहले आप लाइव सर्वर एक एक्सटेंशन आता है, वो डाउनलोड कर लीजिए। मेरे में पहले से इंस्टॉल है। तो यहाँ पर इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर आ जाना है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट HTML प्रोग्राम लिखने के लिए आपको एक इमेज जनरेट करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आप Shift+! दबाइए और एंटर कर दीजिए। इससे आपका एक इमेज जनरेट हो जाएगा। ये बॉडी होती है। ये पूरा मैं आपको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। वो आपको क्या होता है, ये टैग्स क्या होते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। फिलहाल मैंने अभी जनरेट करना सिखाया है आपको। राइट योर HTML कोड एंड सेव द फाइल। राइट क्लिक एंड सेलेक्ट ओपन विथ लाइव सर्वर। व्यू लाइव चेंजेस डायरेक्टली इन द ब्राउजर। तो इसमें क्या कहा गया है कि आप यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम लिखने के बाद, जैसे मान लो अगर H1 हेडिंग लिखी है और ये मैंने कोई टेक्स्ट लिखा है, तो यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो ये डायरेक्टली आपके ब्राउज़र में खुल जाएगा और यहाँ पर ये टेक्स्ट शो हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था। आगे भी जानेंगे, पहले मैंने एक डेमो दिया है। तो चलिए दूसरी स्लाइड देखते हैं क्या कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि फर्स्ट HTML क्रिएट अ फाइल नेम index.html, जो कि हमने अभी पीछे किया था। राइट द बेसिक HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। ऐड अ टाइटल इनसाइड द टाइटल टैग। यूज द बॉडी टैग्स फॉर विजिबल कंटेंट। ऐड अ हेडिंग यूजिंग द H1। Add a paragraph using the p tag. Save the file and open it in a browser. Use the live server to see change instantly. तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपने एक index.html फाइल बनाई है। उसमें हमने ये पहले इमेज जनरेट किया, उसके बाद हमने एक हेडिंग लिखी है और टाइटल में आप जैसे कि यहाँ पर माई वेबसाइट लिख सकते हैं और ये इसको फिर से ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो ये आपकी ब्राउज़र में वेबसाइट खुल जाएगी। और यहाँ पर माई टैब में देखेंगे तो माई वेबसाइट लिखा हुआ आ रहा है, जो कि टाइटल में हमने लिखा था और हेडिंग में फ्यूचर माइंड लिखा था, क्योंकि यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरह से फर्स्ट प्रोग्राम बनता है। यहाँ पर जो भी बॉडी के अंदर जो भी आप लिखेंगे वो आपको वेब पेज पर दिखाई देंगे। तो देखते हैं कि पी टैग यानी पैराग्राफ टैग क्या होता है। तो पैराग्राफ पी से लिखते हैं। तो यहाँ पर पी टैग कैसे यूज करते हैं, पैराग्राफ टैग यहाँ पर पी से पी लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली क्लोजिंग टैग आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ भी पैराग्राफ लिखेंगे और सेव करेंगे, कंट्रोल एस से सेव करेंगे और ये आपको डायरेक्टली इस पर शो होता हुआ दिखेगा। तो ये पैराग्राफ है, ये हेडिंग है।
इसको आगे मैं डिटेल में समझाऊंगा, आप वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पर मैंने ओवरव्यू दे दिया है, तो इस आगे बढ़ते हैं। तो आप देखते हैं कि एग्जाम्पल हमने अभी पीछे एग्जाम्पल इसी तरह का देखा था। तो हमने डॉक टाइप का एक HTML इमेज जनरेट किया, फिर उसके अंदर हमने टाइटल में माई वेबसाइट लिखा था, फिर H1 फ्यूचर माइंड लिखा था, और पैराग्राफ जो कि रैंडमली कुछ भी डाल दिया था हमने, वो लिखा था, जो कि आपको इस सेव करने पर ये ब्राउज़र में कुछ इस तरह से दिखता है। इसके बाद आते हैं कि HTML हेडिंग्स। यहाँ पर हेडिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट टैग्स है जो कि टेक्स्ट लिखने में मदद करती है। HTML प्रोवाइड 6 हेडिंग्स लेवल्स। HTML के 6 लेवल होते हैं, H1 से लेकर H6 तक। H1 इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग्स। H1 जो होता है वो लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ी हेडिंग्स होती है, और H6 जो कि स्मॉलेस्ट हेडिंग होती है। मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूँ अभी। H1 लिखेंगे तो यहाँ पर H हेडिंग 1 और कंट्रोल C करेंगे, B करेंगे, कंट्रोल V पेस्ट करेंगे। यहाँ पर हम 6 हेडिंग्स लिखेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर 2, यहाँ पर H1, H2, H3, H4, H5, H6। H1 जो कि सबसे लार्जेस्ट हेडिंग्स है, और H6 जो कि सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग है। आपको अब कंट्रोल सेव S से सेव करेंगे और इसको ब्राउज़र में देखेंगे तो इसको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। H1 जो कि हेडिंग 1 है वो सबसे बड़ी लार्जेस्ट है, और H6 यानी हेडिंग 6 है जो सबसे छोटी हेडिंग है। तो यहाँ पर यही लिखा है, H6 इज द स्मॉलेस्ट हेडिंग। हेडिंग ऑर्गेनाइज वेब पेज कंटेंट, क्योंकि आपके कंटेंट को ऑर्गेनाइज करती है। यूज ओनली वन H1 फॉर द मेन वेब पेज टाइटल। अगर आपको टाइटल लिखना है तो H1 हेडिंग को यूज कीजिए। हेडिंग इम्प्रूव SEO एंड एक्सेसिबिलिटी। अगर आप हेडिंग्स का यूज करते हैं तो आपकी जो SEO है वो इम्प्रूव होती है। इस तरह से कुछ हेडिंग्स H1 सबसे बड़ी थी, H2 उससे छोटी, H3 उससे छोटी, H4 उससे छोटी, H5 H4 से छोटी, और H6 सबसे छोटी। अब आते हैं कि HTML पैराग्राफ क्या होता है। HTML पैराग्राफ, द P टैग इज यूज टू क्रिएट पैराग्राफ। हम P टैग का यूज करते हैं, और पैराग्राफ तो यहाँ पर कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। मान लीजिए हम P लिख रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी रैंडमली कुछ भी लिख सकते हैं। और कंट्रोल S से सेव करते हैं तो इस तरह से हमें पैराग्राफ दिखाई देता है। तो इस तरह से हम पैराग्राफ का यूज कर सकते हैं। और उसके बाद HTML इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। हम मल्टी लाइन में भी लिख सकते हैं और एक लाइन में भी पैराग्राफ लिख सकते हैं इसके अंदर। ओके, इसके बाद HTML कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट्स आर यूज टू ऐड नोट्स इन HTML कोड। अगर आपको कोई भी नोट लिखना है तो हम कमेंट का यूज कर सकते हैं। दे हेल्प एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द कोड। हम ये कमेंट्स जो प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने में काफ़ी मदद करते हैं। कमेंट्स आर नॉट डिस्प्ले इन द ब्राउज़र। कमेंट्स हम अगर प्रोग्राम में कमेंट्स से लिखेंगे तो वो ब्राउज़र पे शो नहीं होते हैं। दे इम्प्रूव कोड रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेंस। कमेंट जो कि रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेंस को इम्प्रूव करते हैं।
यूजफुल फॉर डिबगिंग एंड कोलेबोरेशन, ये डिबगिंग के लिए और कोलेबोरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। कमेंट्स कैन टेम्परेली डिसेबल कोड, ये डिसेबल कोड होता है ना कि ये रनेबल होता है। और शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस स्लैश, तो इसको कैसे लिखते हैं चलिए देखते हैं। यहाँ पर सपोज दैट लिखिए कि दिस इज अ पैराग्राफ, तो अब इसे हमें अगर कमेंट करना है तो कंट्रोल प्लस स्लैश दबाएंगे तो ये कमेंट हो जाएगा और ये डिसेबल हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम कमेंट को लिख सकते हैं। ये कमेंट बाद में अगर मान लो कई दिनों बाद अपने प्रोग्राम को देख रहे हैं तो यहाँ पर कमेंट की सहायता से हम कोड को फिर से समझ सकते हैं। तो ये हो गए कमेंट। आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल है, दिस इज अ कमेंट, इस तरह से शो होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब HTML फॉर्मेटिंग टैग्स क्या होते हैं? तो यहाँ पर फॉर्मेटिंग टैग्स चेंज द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट को चेंज करने में यानी टेक्स्ट की स्टाइलिंग को चेंज करने के लिए हम फॉर्मेटिंग टैग्स का यूज करते हैं। जैसे बी मेक्स टेक्स्ट बोल्ड, जो बी टैग होता है वो टेक्स्ट को बोल्ड बनाता है। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे देखिए। मान लो बी के अंदर हमने कोई भी टेक्स्ट लिखा XYZ, कोई भी लिखा, सेव करने पर आपको ये बोल्ड होता हुआ दिखाई देगा। ये देखिए आप, ये बोल्ड हुआ होता हुआ हमको दिखाई देगा। तो आप बी का बोल्ड का ऐसे यूज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग टैग। ये स्ट्रॉन्ग टैग क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एड्स स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंस बोल्ड बाय डिफॉल्ट, ये बोल्ड ही होता है। बस अगर आपको इम्पोर्टेंट हेडिंग्स वगैरह लिखनी है तो आप स्ट्रॉन्ग में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये बोल्ड ही होता है। तो इसको कैसे लिखते हैं चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कीवर्ड से आप कोई भी पैराग्राफ लिखिए इसके अंदर या हेडिंग, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये इस तरह से आपको दिखाई देगा। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। अब इसके बाद आते हैं कि यानी इटैलिक, मेक्स टेक्स्ट इटैलिक, ये इटैलिक टैग होता है इससे आप अपने टेक्स्ट को इटैलिक बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसको इटैलिक कैसे लिख सकते हैं। इटैलिक लिखने के लिए सिंपली आई दबाइए और उसके अंदर कोई भी पैराग्राफ या हेडिंग लिखिए, वो इटैलिक हो जाएगी। सेव करने पर ये आपको ब्राउज़र में इस तरह से इटैलिक फॉर्म में टेक्स्ट दिखाई देगा। अब आते हैं EM टैग। EM टैग क्या होता है? ऐड एम्फेसाइज इटैलिक बाय डिफ़ॉल्ट, ये इटैलिक ही बाय डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन ये एम्फेसाइज लिखने के लिए होता है। इसको भी EM टैग से लिखते हैं। जैसे आप EM लिखिए और सिंपली उसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट लिखिए तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब आते हैं U टैग। U टैग क्या होता है? ये अंडरलाइन टेक्स्ट के लिए होता है कि अगर आपको अंडरलाइन करनी है किसी टेक्स्ट में तो ये U टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप U से लिख सकते हैं और इसके अंदर कोई भी पैराग्राफ लिखिए। अब आप देखेंगे इसके नीचे एक अंडरलाइन आ गई है, तो ये यू टैग हो गया। अब आते हैं मार्क। ये मार्क यानी हाईलाइट टेक्स्ट होता है। आप अगर कोई भी टेक्स्ट हाईलाइट करना चाहते हैं तो मार्क टेक्स्ट का, अगर मार्क टैग का यूज कीजिए तो यहाँ पर सिंपली मार्क लिखेंगे और ये आपको
कुछ इस तरह से हाईलाइटेड टेक्स्ट दिखेगा। तो इसके बाद आ जाइए आप स्मॉल टैग यानी स्मॉल टेक्स्ट को लिखने के लिए अगर आपको स्मॉल टेक्स्ट लिखना है तो आप स्मॉल टेक्स्ट को भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट आप S6 और पैराग्राफ को भी यूज कर सकते हैं। तो स्मॉल टैग को भी देख सकते हैं। सिंपली स्मॉल से लिखेंगे और कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे और फिर इसको यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज स्मॉल टेक्स्ट। ये इस तरह से आपको दिखाई देगा ब्राउज़र। इसके बाद आप आ जाइए DEL यानी डेल टैग। डेल टैग क्या होता है? अगर कोई भी टेक्स्ट आपको डिलीट करना है, मतलब डिलीट नहीं होगा, वो आपके टेक्स्ट पर एक लाइन आ जाएगी जिससे आपको एक डिलीटेड टैग जैसा डिलीटेड टेक्स्ट लगेगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं। सिंपली यहाँ पर DEL लिखिए और कुछ भी टैग लिखिए। तो सेव करने पर आपको इस तरह से आपको DEL टैग के रूप में दिखाई देगा। आपको एक कटा हुआ टेक्स्ट दिखाई देगा। तो ये डेल टैग यूज करने पर आपको इस तरह से टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाई देगा। तो आप देखते हैं कि सब टेक्स्ट एंड सुपर टेक्स्ट क्या होता है। सब टेक्स्ट यानी आपको कोई भी अगर टेक्स्ट के नीचे अगर कोई भी टेक्स्ट लिखना है तो सब टेक्स्ट का यूज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई भी हेडिंग लिखी है H1, उसके अंदर कोई भी पैराग्राफ लिखा है, मान लीजिए X लिखा है और इसको X2 बनाना है। तो X2 कैसे, मतलब इसके लोअर में लिखना है, तो आप यहाँ पर सब टेक्स्ट का यूज करेंगे। तो सॉरी सब और अंदर नीचे कुछ भी अगर लिखना है तो वहाँ पर सबके अंदर वो टेक्स्ट लिख दीजिए। तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, X2 इस तरह से आपको दिखाई देगा। यहाँ पर स्पेस हो गया था तो थोड़ा स्पेस आ रहा था, तो यहाँ पर कुछ X2 जैसा दिखाई देगा। हमने केमिस्ट्री या मैथ में कुछ इस तरह से नंबर देखते हैं, वो आप इस टैग का यूज करके लिख सकते हैं। अब बात करते हैं सुपर टैग की। तो सुपर टैग क्या होता है? सुपर टैग क्या होता है? ये सुपर टैग आपको कोई भी टेक्स्ट एक टेक्स्ट के ऊपर, यानी आपने x² देखा होगा मैथ में या इक्वेशन देखी होंगी, वो अगर लिखनी हो तो सुपर टैग का यूज करके आप लिख सकते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने H1 लिखा है और नीचे सुपर टैग, इसके अंदर आपने सुपर टैग लिखा है, उसके अंदर फिर एक 2 लिखा है, इससे आपका x² वैल्यू बन जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पर x², सॉरी यहाँ पर H1 एक्स्ट्रा लग गया है, सॉरी ओपनिंग टैग नहीं लगा। तो ये इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो आपको x² दिखाई देगा। अगर आपको मैथ में इक्वेशंस लिखनी है और कुछ इस तरह से अगर कोई भी टेक्स्ट लिखना है तो आप सुपर या सब टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। तो ये सारे हो गए HTML फॉर्मेटिंग टैग्स। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने एक ओवरव्यू भी दिया है। B से बोल्ड टेक्स्ट होता है, स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंट टेक्स्ट के लिए यूज होता है, आई टैग इटैलिक टेक्स्ट बनाने के लिए यूज होता है, और EM टैग यानी एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट बनाने के लिए होता है, और U यानी अंडरलाइन टेक्स्ट, अगर अंडरलाइन टेक्स्ट चाहिए आपको तो अंडरलाइन के लिए आप U टैग का यूज कीजिए, और मार्क अगर हाईलाइटेड टेक्स्ट चाहिए तो मार्क टैग का यूज कीजिए, स्मॉल टेक्स्ट चाहिए तो स्मॉल टैग का यूज कीजिए, और डिलीटेड टैग यानी कटा हुआ टेक्स्ट चाहिए तो आपको DEL टैग का यूज कीजिए,
सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट चाहिए यानी तो सब टैग का यूज कीजिए। अगर सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट चाहिए तो सुपर टैग का यूज कीजिए। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ये मैं पूरी पीडीएफ बनाकर आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसे आप वहाँ से डाउनलोड करके बाद में इसे आराम से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि HTML लिंक्स क्या होती हैं। द ए टैग इज यूज टू क्रिएट हाइपर लिंक्स। अगर आपको हाइपर लिंक्स बनानी है, हाइपर लिंक्स क्या होते हैं, बेसिकली अगर कोई भी आप टेक्स्ट लिखते हैं, अब टेक्स्ट के अंदर आपने एक लिंक्स को ऐड कर दिया तो वो होती है हाइपर लिंक्स। द href एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द डेस्टिनेशन URL। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर अगर एट्रीब्यूट बनाना है किसी टेक्स्ट को, सिंपली ए लिखिए और एंटर कीजिए। यहाँ पर href दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको किसी भी डेस्टिनेशन का URL या पाथ डालना है, जिससे उस एट्रीब्यूट पर क्लिक करने पर आप उसी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। चलिए मान लीजिए यहाँ पर youtube.com का एक URL डालते हैं। तो यहाँ पर मैं जैसे कि ये URL डालता हूँ, इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ पर लिख सकते हैं विजिट फ्यूचर माइंड ऑन यूट्यूब। यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है और सेव कर देता। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये लिंक बन जाएगी। यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे ये डायरेक्ट आपको उस यूट्यूब चैनल पर लेकर जाएगी। तो यहाँ पर इस एट्रीब्यूट का ये बेनिफिट होता है। तो ये एट्रीब्यूट हो गया। तो आगे क्या लिखा है, यूज टारगेट ब्लैंक टू ओपन लिंक न्यू टैब। अगर आप टारगेट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं तो ये आपको न्यू टैब में ओपन करेगा। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ पर लिखा हमने टारगेट और ब्लैंक कर दिया तो ये आपको न्यू टैब में खोलेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर न्यू टैब में वो लिंक ओपन हुई है। तो इस तरह से हम एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। लिंक टेक्स्ट शुड क्लियरली डिस्क्राइब द डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लिंक्स में इम्प्रूव वेबसाइट नेविगेशन। लिंक्स के द्वारा हम वेबसाइट के नेविगेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। रिलेटिव लिंक्स कनेक्ट पेज विद इन द सेम वेबसाइट। हम अगर कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं तो इसी एट्रीब्यूट का यूज करके हम जो कि रिलेटेबल, जैसे कि मान लो इसमें इंस्टाग्राम का URL ऐड कर दिया और यूट्यूब का कर दिया, तो इस तरह से हम अपने रिलेटेबल कंटेंट को ऐड कर सकते हैं इसी में। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने ओवरव्यू दिया है कि href क्या करता है, स्पेसिफाई द लिंक डेस्टिनेशन, टारगेट ब्लैंक जो कि ओपन लिंक्स इन अ न्यू टैब, जो न्यू टैब में ये ओपन करता है। टाइटल डिस्प्ले अ टूल टिप ऑन होवर। अगर मान लो यहाँ पर टाइटल में कुछ भी लिखेंगे, जैसे कि मान लो यूट्यूब लिंक, ये लिखा हमने, सेव किया। फिर यहाँ पर अगर सपोज दैट यहाँ पर हम होवर करते हैं तो आपको ये दिखाई देता होगा यूट्यूब लिंक लिखा हुआ। होवर करने पर यूट्यूब लिंक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये टाइटल लिखकर उसमें कोई भी टेक्स्ट लिख के हम इसे भी यूज कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं कि डाउनलोड द लिंक्स लिंक्ड फाइल्स। अगर हमने कोई भी से फाइल लिंक की है तो हम डाउनलोड एट्रीब्यूट लगा के उस फाइल को डाउनलोड भी करवा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है कि एट्रीब्यूट ऐसे डिफाइन करते हैं href डेस्टिनेशन और विजिट गूगल।
यहाँ पर ओपन इन न्यू टैब, अगर टारगेट लगाएंगे, टारगेट ब्लैंक एट्रीब्यूट का यूज करेंगे तो ओपन न्यू टैब में होगा। और इंटरनल लिंक, जो कि मान लीजिए अगर आपको एक HTML पेज से दूसरे HTML पेज में जाएंगे तो हमें उस HTML फाइल का पाथ देना पड़ेगा। यहाँ पर मान लीजिए अब सपोज दैट यहाँ पर हमने एक नई फाइल बनाई है, जैसे कि about.html, ये फाइल हमने बनाई है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि H1 में about, मान लीजिए अगर ये लिखा है और यहाँ पर हमने इसकी जगह हमने इस फाइल का पाथ दे दिया about.html, सेव करने पर और फिर इस पे अगर क्लिक करेंगे तो ये हमें एक अबाउट पेज पर पहुंचा देगा। तो हम इसे इंटरनल पेज पर भी यूज कर सकते हैं। हमें इससे ईमेल भी लिंक कर सकते हैं। मान लीजिए href में हमने एक ईमेल का एड्रेस डाल दिया तो हमें उस ईमेल के एड्रेस के पेज पर लेके जाएगी जहाँ पर हम ईमेल लिखते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। तो अब आते हैं HTML इमेजेस। हम इमेज टैग का यूज कैसे करते हैं वो देखेंगे। द इमेज टैग इज यूज टू डिस्प्ले इमेज। इमेज टैग का यूज हम इमेज को डिस्प्ले करने में यूज करते हैं। द src एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द इमेज पाथ। जो इमेज का पाथ होता है वो src में हम स्पेसिफाई करते हैं, जिससे हमें एक इमेज दिखाई देती है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर इमेज टैग करने के लिए, इमेज को ऐड करने के लिए सिंपली हम img टैग का यूज करेंगे। यहाँ पर img लिखेंगे और src में हम उस इमेज का पाथ दे देंगे। सपोज दैट मान लीजिए यहाँ से अभी मैं कोई भी इमेज डाउनलोड करता हूँ। सपोज दैट इंस्टाग्राम इमेजेस पर आ जाएंगे। यहाँ पर सपोज सिंपली यहाँ पर सेव इमेज करेंगे और अपने फोल्डर में वहाँ पर ऐड करेंगे। यहाँ पर हम सेव करेंगे। अब डायरेक्टली यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं mg.jpg और यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम की एक इमेज बढ़िया सी दिखाई देगी। और इसमें आगे क्या लिखा है, द ऑल्ट एट्रीब्यूट प्रोवाइड अल्टरनेटिव टेक्स्ट। क्योंकि ऑल्ट एट्रीब्यूट होता है, इसमें हम कोई भी अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ऑल्ट है, ये ऑल्ट में हम कोई भी अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम इमेज या लोगो, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगर बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कि अगर इमेज लोड नहीं हो पाती है तो ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिखाई देता है वहाँ पे। तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए अगर इमेज आपकी लोड नहीं हो पा रही है तो यहाँ पर वो टेक्स्ट दिखाई देगा कि यहाँ पर कौन सी इमेज थी। तो यहाँ पे ऑल्ट एट्रीब्यूट का यूज इसीलिए होता है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं कि यूज विथ एंड हाइट टू सेट इमेज साइज। हम इमेज का साइज भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं यूजिंग विथ एंड हाइट एट्रीब्यूट। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। विथ 300 पिक्सल, हाइट 300 पिक्सल। तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। थोड़ी छोटी हो गई, हमें थोड़ा और छोटा करना। मान लीजिए यहाँ पर 100 यहाँ पर कर दे रहे हैं, यहाँ पर भी 100 कर दे रहे हैं। तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। तो हम विथ एंड हाइट एट्रीब्यूट कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं। द इमेज टैग इज एन एम्प्टी सेल्फ क्लोजिंग टैग।
इसका मतलब ये होता है कि इमेज टैग के पास सिर्फ ओपनिंग टैग होता है और क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो ये जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये H1 का ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है स्लैश के साथ, लेकिन इसके बाद पास कोई भी एक्स्ट्रा स्लैश टैग नहीं है। तो अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने ओवरव्यू दे रखा है, जैसे SRC इमेज सोर्स पाथ और URL को स्टोर करने में यूज होता है। ऑल्ट अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखने के लिए, विथ सेट इमेज विथ और हाइट सेट इमेज हाइट। टाइटल शो टूल टिप ऑन हवर। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर टाइटल लिखना है, टाइटल इंस्टाग्राम लोगो, अगर हम अब इस पर हॉवर करेंगे तो यहाँ पर इंस्टाग्राम लोगो हुआ दिखाई देगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं कि इमेज हमने कैसे लगाई थी। तो हमने कोई भी इमेज डाउनलोड करके और वहाँ पर उसका पाथ देके यहाँ पर हमने ऐड की थी। आप चाहो तो ऑनलाइन भी लगा सकते हो। डायरेक्टली आप गूगल पे कोई भी इमेज लिखो, अगर डायरेक्टली गूगल से आपको लगाना है तो आप गूगल का URL कॉपी करके वहाँ पर SRC में स्पेसिफाई करके वहाँ पर डायरेक्टली लगा सकते हो। यहाँ पर हमने टाइटल एट्रीब्यूट का भी यूज करके दिखाया था, जो हॉवर करने पर आपको वो टेक्स्ट दिखाई दे रहा था। अब आते हैं HTML लिस्ट। HTML लिस्ट क्या होती है? HTML लिस्ट आर यूज टू ऑर्गेनाइज रिलेटेड आइटम्स। आपको आइटम लिस्ट के फॉर्म में दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पर 3 तरह की लिस्ट होती हैं। UL यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट, क्रिएट एंड अनऑर्डर्ड बुलेटेड लिस्ट, जो कि बुलेटेड के फॉर्म में होती हैं। चलिए देखते हैं इसको। UL के अंदर हमने लिस्ट बनाई है। मान लीजिए कोई भी फ्रूट्स के नाम, बनाना हो गया और इस तरह से हमने लिस्ट बनाई है। और यहाँ पर हमने चेंज किया है एप्पल, और यहाँ पे पपाया, और यहाँ पर मैंगो। ओके, यहाँ पर आपको अब लिस्ट दिखाई देती है। ये आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट यानी बुलेट के फॉर्म में दिखाई देगी। यहाँ पर आपको बुलेट दिखाई दे रहे हैं, ये बुलेट के फॉर्म में दिखाई देती है। जबकि ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है? ऑर्डर्ड लिस्ट में आपको नंबर के फॉर्म में दिखाई देगी। ये आपको ऑर्डर्ड लिस्ट जो कि नंबर के फॉर्म में दिखाई देगी। तो ये फर्क होता है इसमें। यहाँ पर लिखा है क्रिएट एन ऑर्डर्ड लिस्ट, जो कि नंबर के फॉर्म में होती है। और लिस्ट डिफाइन ईच लिस्ट आइटम, हमने लिस्ट जो कि हमने आइटम को लिस्ट किया था वो लिस्ट के अंदर ही किया था। लिस्ट कैन बी नेस्टेड इनसाइड अदर लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट भी बना सकते हैं। द टाइप एट्रीब्यूट चेंज लिस्ट नंबर और बुलेट टाइप। हम टाइप एट्रीब्यूट का यूज करके हम नंबर को भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए नंबर को हम कोई भी ABCD के फॉर्म में लिख सकते हैं या रोमन में लिख सकते हैं। इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं ऐसे। और यहाँ पर टाइप्स ऑफ लिस्ट देखिए, UL अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, OL ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। लिस्ट आइटम के लिए जैसे कि आपने लिस्ट बनाई तो आप उसमें लिस्ट करने के लिए लिस्ट का यूज होता है। DL यानी डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए, DT यानी डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन टर्म के लिए और DD डिस्क्रिप्शन डिटेल के लिए। चलिए देखते हैं एक एक कर। यहाँ पर DL डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ये इस तरह से हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट लिख सकते हैं। पहले मान लीजिए ये कोई भी हेडिंग, जैसे हेडिंग लिखते हैं उसके अंदर हम कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं, उस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब आते हैं DT यानी डिस्क्रिप्शन टर्म। ये क्या होता है, चलिए मान लीजिए यहाँ पर कोई भी टर्म लिखी है, दिस इज डेफिनेशन ऑफ टर्म। अगर मान लीजिए ये लिखी है तो ये आपको एक पैराग्राफ के रूप में दिखाई देगा, बस इतना है इसका काम। तो ये हो गई डिस्क्रिप्शन टर्म। वहीं आप डिस्क्रिप्शन डिटेल भी लिख सकते हैं। अगर आपको डिटेल में लिखना है कोई चीज़ तो DD का यूज करके आप डिस्क्रिप्शन डिटेल भी लिख सकते हैं। तो वो भी इसी तरह से आपको दिखाई देगा। तो इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, बिल्कुल माइनर से चेंज होते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। आपने एग्जाम्पल देखा है, इस तरह से हम एग्जाम्पल को लिख सकते हैं। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ये ऑर्डर्ड लिस्ट है और ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। अब आते हैं HTML टेबल्स। HTML टेबल्स क्या होती है? HTML tables are used to display data in row and column। आपने डेटा को रो एंड कॉलम में देखा होगा, तो वो टेबल के फॉर्म में होता है। द टेबल टैग क्रिएट अ टेबल। टेबल को हम टेबल टैग से का यूज करके क्रिएट करते हैं। द TR टैग डिफाइन अ टेबल रो। तो TR टैग होता है टेबल रो को डिफाइन करता है। वहीं TH टैग यानी वो टेबल की हेडिंग को यानी हेडर को डिफाइन करता है। वहीं TD टैग ऐड टेबल डेटा। जो हम टेबल के अंदर डेटा लिखते हैं वो टेबल TD टैग का यूज करके लिखते हैं। वहीं कैप्शन टू ऐड अ टेबल टाइटल। टेबल के टाइटल को ऐड करने में के लिए होता है। मान लीजिए ये किस चीज़ का टेबल है, वो एक आपको कैप्शन लिखना पड़ता है ऊपर, तो कैप्शन इसलिए यूज होता है। कॉल स्पैन एंड रो स्पैन मर्ज टेबल सेल्स। कॉल स्पैन यानी दो कॉलम को एक में मर्ज करने के लिए कॉल स्पैन का यूज करते हैं। और रो स्पैन का यूज हम एक दो रो को आपस में मर्ज करने के लिए रो स्पैन का यूज करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है टेबल क्रिएट अ टेबल। TR टेबल रो क्रिएट करते हैं और TH टैग का यूज हम हेडर सेल में हेडर्स को बनाने के लिए यूज करते हैं। TD का डेटा सेल बनाने के लिए यूज करते हैं। कैप्शन टेबल टाइटल लिखने के लिए यूज करते हैं। कॉल स्पैन मर्ज कॉलम करने के लिए यूज करते हैं। और रो स्पैन का यूज हम मर्ज किसी भी दो रो को मर्ज करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले टेबल और उसका बॉर्डर, हम अगर बॉर्डर बनाना चाहें तो बॉर्डर लिख सकते हैं और उसको कुछ इस तरह से हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल कुछ इस तरह से हमने लिखा है कि टेबल, पहले एक टेबल टैग का यूज किया, फिर बॉर्डर हमने बन किया। बॉर्डर बन इसलिए जिससे हमें एक सेपरेट लाइन दिखाई दे। उसके अंदर हमने कैप्शन लिखा है कि स्टूडेंट टेबल डिटेल्स, यानी अगर टेबल आपने बनाई है तो वो किस चीज़ की टेबल है वो हमने डिफाइन कर दी। यहाँ पर एक रो बनाई है, रो के अंदर हमने टी हेडिंग डिफाइन की है। उसके बाद हमने एक और टेबल रो बनाई है के अंदर दूसरे स्टूडेंट का डेटा
लिखा है, उसके अंदर फिर तीसरी रो बनाई है, उसके अंदर तीसरे स्टूडेंट का डेटा लिखा है। तो इसे सेव करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से टेबल बनी हुई दिखेगी। तो ये हो गई टेबल। तो उम्मीद है आपको ये टेबल भी समझ में आई होगी। अब आते हैं HTML फॉर्म पे। HTML फॉर्म्स आर यूज्ड टू कलेक्ट यूजर इनपुट। HTML फॉर्म जो कि बेसिकली यूज होता है यूजर का डेटा इनपुट करने के लिए। द फॉर्म टैग क्रिएट अ फॉर्म। फॉर्म को बनाने के लिए हम फॉर्म टैग का यूज करते हैं। फॉर्म कंटेन डिफरेंट इनपुट फील्ड लाइक बटन, कंट्रोल्स, लेवल्स, चेकबॉक्स, रेडियो, etc। ये सारे हम एलिमेंट का यूज करते हैं फॉर्म बनाने के लिए। यूज लेवल फॉर बेटर एक्सेसिबिलिटी। लेवल का यूज करते हैं जिससे हमारा एक्सेसिबिलिटी बढ़ती है, और जब फॉर्म को फिल करते समय हमें लेवल को देखना पड़ता है कि यहाँ पे कौन सा इनपुट करना है, तो लेवल का वहाँ पे यूज होता है। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट मेक्स अ फील्ड मैंडेटरी। जो कि रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट होता है वो ये डिफाइन करता है कि आपको वो फील्ड फिल करनी ही करनी है, वो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट के द्वारा होता है। फॉर्म्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लॉगिन, रजिस्ट्रेशन एंड कॉन्टैक्ट पेज। फॉर्म्स जो कि हम लॉगिन और रजिस्ट्रेशन फॉर्म और कॉन्टैक्ट पेज पर यूज करते हैं। अब यहाँ पर कॉमन फॉर्म एलिमेंट्स देखते हैं। यहाँ पर फॉर्म टैग का यूज हम फॉर्म बनाने के लिए यूज करते हैं, और इनपुट टैग का यूज हम यूजर इनपुट फील्ड के लिए करते हैं। लेवल टैग का यूज हम लेवल फॉर इनपुट यानी इनपुट का लेवल के लिए करते हैं। और इसके बाद टेक्स्ट एरिया जो कि मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिए होता है, जिसमें हम मल्टी लाइन टेक्स्ट लिख सकते हैं। सेलेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट, क्योंकि हम ड्रॉप डाउन लिस्ट देखते होंगे क्योंकि हम एक से ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शंस यानी ड्रॉप डाउन आइटम यानी ड्रॉप डाउन आइटम्स हो सकते हैं। और बटन यानी क्लिकेबल बटन, जो कि आप फॉर्म में देखते होंगे जैसे सबमिट बटन। अब देखते हैं कॉमन इनपुट टाइप्स। पहला है कि टेक्स्ट, जो कि हम टेक्स्ट को इनपुट लेने के लिए यूज करते हैं। और यहाँ पर ईमेल, हम ईमेल टाइप का यूज जब ईमेल इनपुट करने के लिए करते हैं। और फिर पासवर्ड का यूज हम पासवर्ड इनपुट के लिए करते हैं। और नंबर का यूज हम न्यूमेरिक इनपुट के लिए करते हैं। टेल फ़ोन नंबर के लिए यूज करते हैं। डेट, जब हम अगर मान लीजिए हमें डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है तो हम डेट एट्रीब्यूट यानी डेट टाइप का यूज करेंगे यानी डेट पिकर। इसके बाद टाइम, अगर हमें टाइम इनपुट करना है तो हम टाइम पिकर का यूज करेंगे यानी टाइम टाइप का यूज करेंगे। अगर हमें फाइल अपलोड करनी है तो हमें फाइल टाइप का यूज करना पड़ेगा इनपुट में। इसके बाद रेडियो, अगर हमें सिंगल चेक करना है तो हम सिंगल चॉइस के बाद हमें अगर सिंगल चॉइस करना है किसी ऑप्शन में तो हमें रेडियो का यूज करना पड़ेगा। इसके बाद मल्टीपल चॉइस करनी है तो चेक बॉक्स का यूज करना पड़ेगा। अगर हमें कलर चाहिए जैसे कलर पिकर चाहिए तो हमें कलर टाइप का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर और भी टाइप हैं जैसे रेंज है, अगर हमें स्लाइडर चाहिए, आपने वीडियो में रेंज चलती हुई देखी होगी, वो इसी इनपुट से रेंज बनती है। तो हम यहाँ पर इनपुट में रेंज लेंगे तो हमें एक स्लाइडर मिलेगा देखने के लिए। यहाँ पर URL है, अगर हमें वेबसाइट का URL इनपुट करना है तो URL का यूज करेंगे। अगर हमें सर्च करना है तो हमें सर्च का टाइप लिखना पड़ेगा। इसके बाद अगर हमें सबमिट करना है तो हमें सबमिट का यूज करना पड़ेगा। अगर हमें रीसेट करना है तो हमें रीसेट का यूज करना है। तो ये कॉमन टाइप कुछ होते हैं। यहाँ पर हम कि कुछ मैं इसमें से दिखा दूंगा, आप एक एक करके इसका यूज कर सकते हैं। फिलहाल ज़्यादा कॉमन
टेक्स्ट होता है, पासवर्ड होता है, ईमेल होता है, नंबर होता है, डेट होता है और फाइल भी होता है। तो ये सारे हमारे कॉमन टाइप होते हैं इनपुट के। तो अब देखते हैं इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट क्या क्या होते हैं इनपुट। तो सबसे पहले एक्शन होता है, एक्शन जो कि फॉर्म सबमिशन यूआरएल होता है, क्योंकि हमारा जब फॉर्म सबमिट हो जाता है तो एक्शन होता है जिससे एक यूआरएल क्रिएट होता है। इसके बाद मेथड, यानी हमने डेटा पोस्ट किया है या गेट किया है तो हमें यहाँ पर मेथड का यूज करना पड़ेगा, यानी गेट और पोस्ट का। बेसिकली मेथड का यूज हम जब जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे तब मेथड का ज़्यादा यूज होता है, गेट और पोस्ट जो कि बैकएंड से डेटा फेच करने में और इंसर्ट करने में यूज होता है। नेम, यानी अगर आपको इनपुट में नेम डालना है तो वहाँ पर नेम एट्रीब्यूट लिखिए। अब देखते हैं आईडी। आईडी एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है किसी भी टैग का। अगर आपने किसी भी टैग में आईडी डिफाइन की है तो आप किसी और में वो आईडी डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये यूनिक आइडेंटिफायर का काम करती है यहाँ। हम इसे अगर जब CSS का यूज करेंगे तो आईडी का यूज काफ़ी जगह होगा, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। प्लेस होल्डर जो कि हिंट टेक्स्ट होता है। अगर मान लीजिए आपने किसी का इनपुट में नाम लिखना है तो आपको वहाँ पे हिंट मिल जाएगी जो कि एक डिसेबल नेम होता है उसी इनपुट में। जैसे कि यहाँ पर नेम डालना है तो बस वो हिंट देने के लिए एक प्लेस होल्डर का काम करता है। अब बात करते हैं रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट मीन्स मैंडेटरी फील्ड के लिए होता है। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट जैसे कि आपको कोई भी फील्ड आपको रिक्वायर्ड मैंडेटरी बनानी है, यानी अगर वो फील्ड अगर इनपुट नहीं हुई यानी फिल नहीं हुई है तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो वो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट इसीलिए होता है, आपको वो फील्ड फिल ही करनी है, उसके बाद ही आपका लॉगिन फॉर्म। इसके बाद वैल्यू, अगर हमें कोई भी वैल्यू अगर देनी हो बाय डिफ़ॉल्ट तो हम उसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं, तो हम वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। रीड ओनली फील्ड जो कि हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, बाकी और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, तो वो रीड ओनली एट्रीब्यूट होता है। तो डिसेबल्ड फील्ड वो होती है जहाँ पर हम चेंजेस कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ डिसेबल्ड होगी और आपको वो फील्ड दिखेगी और उसके बाद आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, वो डिसेबल्ड होती है। मैक्स लेंथ, यानी मैक्सिमम कैरेक्टर आप कितने फिल कर सकते हैं, वहाँ पर आप मैक्स लेंथ यानी एक लिमिट लगा सकते हैं। अब यहाँ पर आ गया है एक एग्जाम्पल। चलिए हम इस एग्जाम्पल को स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर हम एक फॉर्म का एग्जाम्पल देखते हैं, कैसे उसमें क्या क्या फील्ड इनपुट फील्ड डालते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्म टैग का यूज करेंगे फॉर्म क्रिएट करने के लिए। के बाद हम लेवल का यूज करेंगे और डिफाइनिंग नेम। इनपुट में हम नेम लेंगे जो कि एक रिक्वायर्ड फील्ड होगी और उसका हमने नाम रखा है नेम। आईडी भी हमने डिफाइन कर दी यानी नेम, और हमने टाइप जो कि टेक्स्ट रखा है। इसके बाद हम दूसरा लेवल बनाएंगे और ईमेल, क्योंकि हम ईमेल टाइप रखेंगे, आईडी भी ईमेल और नाम हमने जो कि ईमेल रखा है और रिक्वायर्ड फील्ड रखी। इसके बाद हम एक मैसेज भी इनपुट में लेंगे, लेवल मैसेज यूजर मैसेज लेंगे
जिसकी आईडी हमने मैसेज रखी है और नेम हमने मैसेज और रिक्वायर्ड फील्ड रखी। इसके बाद हम एक सबमिट बटन बनाएंगे जो कि टाइप होगा इसका सबमिट, और हमने अंदर लिखा है सबमिट। तो ये देखते हैं कैसा दिखता है इसमें फॉर्म में। सेव करेंगे तो यहाँ पर हमें इस प्रकार से फॉर्म दिखाई दिया। इसमें एक नाम के लिए इनपुट है, दूसरा ईमेल के लिए, तीसरा मैसेज के लिए। तो ये हमारा इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम और भी लेबल बना सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए पासवर्ड के लिए और पासवर्ड के लिए इनपुट में हमने टाइप पासवर्ड रखा है, आईडी पासवर्ड, नेम पासवर्ड और रिक्वायर्ड फील्ड। दूसरा हम एज के लिए भी ले सकते हैं, जैसे कि लेबल और एज के लिए, क्योंकि हमने एक टाइप नंबर रखा है। इसमें टाइप पासवर्ड है, इसमें टाइप ईमेल है, इसमें टेक्स्ट है। इस तरह से हम टाइप को चेंजेस कर सकते हैं। और हमने सब में रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का यूज किया है, जो कि हमारी सभी फील्ड मैंडेटरी है। तो यहाँ पर एक लेवल देखते हैं जो कि हम एक जेंडर का लेंगे, जिसमें हम रेडियो बटन का भी यूज करेंगे जिसमें हम रेडियो टाइप का भी यूज करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने इनपुट में एक लिया और इसके एक मेल जेंडर लिया, एक फीमेल जेंडर लिया। उसके बाद हमने ये बनाया, लेवल बनाया। ठीक है, अब देखते हैं ये कैसे दिखते हैं। एक ये या ये, या तो हम मेल सेलेक्ट कर सकते हैं या तो फीमेल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है देखिए, पहले तो हमने एक जेंडर लेवल बनाया, उसके बाद हमने एक इनपुट लिया जो कि रेडियो टाइप का है, नेम इसका जेंडर है और वैल्यू है मेल। तो यहाँ पर एक हमने लेवल बनाया है मेल के लिए, और एक फीमेल के लिए लेवल बनाया है, और एक रेडियो इनपुट फीमेल के लिए बनाया है। तो यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह से अब दिखाई दे रहा है। ये रेडियो बटन है, या तो आप मेल सेलेक्ट कर सकते हैं या तो फीमेल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से फॉर्म है हमारा। यहाँ पर चूंकि हम BR का भी यूज कर सकते हैं, BR टैग का यूज, क्योंकि हमारा लाइन ब्रेक करने के लिए होता है। आप मल्टीपल लेवल के बीच में BR टैग का यूज करके हम अलग अलग फील्ड कर सकते हैं। ठीक, आपका फॉर्म कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा बाद में। हम इसको अभी तो ये HTML स्ट्रक्चर है, अगर हम इसे CSS की मदद से बनाएंगे तो काफ़ी बेहतर और स्टाइलिश लगेगा। अभी तो सिर्फ HTML के द्वारा आपको स्ट्रक्चर बड़ा बोरिंग सा ये फॉर्म लगा दिख रहा होगा, लेकिन अगर हम इसमें CSS का को ऐड करेंगे तो ये बहुत ही यूनिक और अट्रैक्टिव दिखेगा। तो हमारा कुछ इस तरह से हमारा एग्जाम्पल था। मैंने यहाँ पर पूरा एग्जाम्पल भी डाल रखा है, जिसको आप या तो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं देख देख के। मैंने एक फॉर्म बनाया था लेवल फुल नेम। यहाँ पर आपको एक प्लेस होल्डर का यूज बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने प्लेस होल्डर का यूज यहाँ पर किया, नेम में किया। तो नेम में मान लीजिए यहाँ पर किया है प्लेस होल्डर, और इसमें
लिख दिया एंटर योर नेम। ठीक, तो आपको कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट एक एंटर योर नेम लिखा हुआ जो दिखाई दे रहा है, जो कि डिसेबल्ड है, वो प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट से यहाँ पर दिखाई देता है, तो इसका यूज यहाँ पर होता है। इसके बाद हमारा लेवल स्किल्स का है, यहाँ पर इनपुट, क्योंकि हम मल्टीपल चॉइस करने के लिए हम चेक बॉक्स का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एग्जांपल आपको दिखाई देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर एक लेवल बनाया हमने और स्किल्स, एक हमने ये बनाया, एक हमने फिर HTML लेवल बनाया, उसके लिए एक चेक बॉक्स बनाया, और हमने एक और लेवल बनाया CSS के लिए, उसके लिए एक चेक बॉक्स बनाया, फिर हमने जावास्क्रिप्ट के लिए लेवल बनाया, उसके लिए एक चेक बॉक्स बनाया। ठीक है, तो इस तरह से हम मल्टीपल यूज करने के लिए ये बना सकते हैं। ये देखिए एक से ज़्यादा यहाँ पर, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा था, आप एक ही यूज कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर एक लेवल और होता है जो कि हमारा ड्रॉप डाउन के लिए यूज होता है। जैसे मान लीजिए, चलिए मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर सेलेक्ट, पहले एक लेवल बनाएंगे कंट्री के लिए, लिस्ट देखनी है तो हमें ऑप्शंस का यूज करना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने कई सारे कंट्री हैं, यहाँ पर ऑप्शंस दिख रहे हैं USA, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर कोई एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए अब कैसे दिख रहा होगा ये, जैसे ये देखिए यहाँ पर कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिखाई दे रहा है। तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो टेक्स्ट एरिया हो गई, और ये सबमिट बटन के लिए ये इनपुट रीसेट फॉर्म करने के लिए होता है। तो ये हो गया हमारा पूरा फॉर्म का एग्जाम्पल। अगर आप इसको अच्छे से देखना चाहते हैं, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि आप पूरा अच्छे से इसको पढ़कर और अपने आप से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आते हैं HTML ऑडियो एंड वीडियो। HTML5 जो कि हमारी लेटेस्ट वर्जन है, जो कि ऑडियो एंड वीडियो को सपोर्ट करती है। ऑडियो टैग का यूज हमारा ऑडियो प्ले करने के लिए यूज होता है, और वीडियो टैग का यूज हम वीडियो फाइल्स को ऐड करने में यूज करते हैं। The src attribute specify the media files path। src एट्रीब्यूट जो कि हमारी ऑडियो एंड वीडियो का जो पाथ होता है वो स्पेसिफाई करने के लिए यूज होता है। द कंट्रोल्स एट्रीब्यूट डिस्प्ले प्ले पॉज एंड वॉल्यूम कंट्रोल्स। हमारे कंट्रोल्स एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे हम प्ले बटन बनाकर हम प्ले सॉन्ग कर सकते हैं, पॉज भी कर सकते हैं, वॉल्यूम को कंट्रोल भी कर सकते हैं। यूज ऑटो प्ले लूप्स एंड म्यूटेड फॉर प्लेबैक ऑप्शंस। ऑटो प्ले लूप और म्यूटेड का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे कॉमन एट्रीब्यूट जैसे src जो कि मीडिया फाइल्स पाथ के लिए यूज होता है। कंट्रोल्स जो कि पोज प्लेबैक्स कंट्रोल्स, यानी हम प्ले कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। ऑटो प्ले जो कि हमारा प्ले ऑटोमेटिकली होगा, हमारा जो ऑडियो या वीडियो जो प्ले होगा वो ऑटो प्ले होगा। लूप रिपीटेड द मीडिया, यानी हमारा वीडियो एंड होकर फिर से स्टार्टिंग से चलने लगेगा, यानी स्टार्टिंग से एंडिंग, एंडिंग से स्टार्टिंग, ऐसे ही लूप में चलता रहेगा।
अगर हम लूप एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। म्यूटेड यानी हमारा म्यूट हो जाएगा, यानी आपको ऑडियो सुनाई नहीं देगी, तो हम म्यूटेड एट्रीब्यूट का वहाँ पर यूज कर सकते हैं। पोस्टर जो कि हम थंबनेल फॉर वीडियो, यानी हम थंबनेल बना सकते हैं और वहाँ पर हम वीडियो पर थंबनेल लगा सकते हैं। विथ जो कि वीडियो की विथ डिफाइन करने में यूज होता है, और हाइट क्योंकि वीडियो की हाइट डिफाइन करने में यूज होता है। इसके बाद ये एग्जाम्पल है ऑडियो का, ये वीडियो का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हम ऑडियो टैग का यूज करेंगे ऑडियो ऐड करने के लिए। हम कंट्रोल्स लगा सकते हैं। कंट्रोल्स हम ऑटो प्ले, लूप, यहाँ पर हमने सोर्स दे रखा है, सोर्स जो कि ऑडियो MP3, यहाँ पर पाथ है जो आपका म्यूजिक यानी ऑडियो है, यहाँ पर हम पाथ दे सकते हैं, और टाइप हमारा ऑडियो है या तो MPEG, कोई सा भी आप एक टाइप रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह से हमारा आइकन ऑडियो का दिखाई देगा। अब चलिए देखते हैं वीडियो, क्योंकि हमारा वीडियो एट्रीब्यूट तो यहाँ पर हमारा कंट्रोल्स ऑटो प्ले लूप, और हमारा जो अपने आप ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगा वीडियो और लूप में चलता रहेगा। सोर्स जो कि हमारा video.mp4 है, जो कि पाथ है वीडियो का। टाइप वीडियो या MP4 कोई एक रख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर हाइट, विड्थ एंड हाइट डिफाइन करना चाहें तो हमने विड्थ एंड हाइट डिफाइन कर दी है, तो कुछ इस तरह से आपका वीडियो का फॉर्मेट दिखाई देगा। तो यहाँ पर बेसिकली हमने कोई भी पाथ नहीं दिया है, तो आपको कुछ प्ले होता हुआ नहीं दिखाई देगा। अगर हम सपोज यहाँ पर वीडियो का कोई पाथ डालते तो यहाँ पर हमें एक वीडियो प्ले होती हुई दिखाई देती है, और ऐसे ही ऑडियो प्ले होती हुई दिखाई दे। तो यहाँ पर सिंपली आप वीडियो का पाथ डाल सकते हैं और यहाँ पर अपने HTML स्ट्रक्चर में अपना वीडियो या MP3 मीडिया ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गई ऑडियो एंड वीडियो। अब देखते हैं हम सिमेंटिक HTML। सिमेंटिक HTML यूज मीनिंगफुल टैग्स टू डिस्क्राइब कंटेंट। इट इम्प्रूव कोड रीडेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर्ड semantic element search engines understanding the pages. Semantic tag makes website easier to maintain. Semantic tag बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए आपने फुटर बनाना है, तो आपके लिए कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ेगा, आप फुटर को डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं। में स्टाइलिंग दे सकते हैं, जिससे आपका फुटर काफ़ी अट्रैक्टिव और SEO बेस्ड बन जाएगा। ऐसे ही अगर आपको हेडर बनाना है तो आपके लिए हेडर का यूज करना होगा। साइड विंडो बनानी है तो साइड का यूज करना होगा। और अगर मान लीजिए कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो आपके लिए आर्टिकल पूरा टैग यूज करना पड़ेगा। तो ये सब होते हैं सिमेंटिक टैग, जो कि आज की लेटेस्ट HTML में यूज होते हैं और SEO में रैंकिंग में ऊपर आने में चांसेस होते हैं इसके। और अवॉइडिंग यूजिंग ओनली डिव फॉर एवरी सेक्शन। पहले HTML में ज़्यादातर हम डिव का यूज करते हैं, कंटेनर के रूप में हम ज़्यादातर डिव का ही यूज करते थे। यहाँ पर कॉमन सिमेंटिक टैग्स हैं कुछ। हेडर के लिए हेडर सेक्शन, नैव जो कि नेविगेशन मेनू बनाने के लिए। यहाँ पर कुछ कॉमन सिमेंटिक टैग्स हैं, जैसे हेडर है जो कि हेडर सेक्शन बनाने के लिए, नैव जो कि नेविगेशन मेनू के लिए, मेन जो कि मेन कंटेंट के लिए, सेक्शन यानी कंटेंट सेक्शन के लिए, आर्टिकल, इंडिपेंडेंट आर्टिकल
और आर्टिकल लिखना है आपको साइड यानी साइड बार कंटेंट के लिए। आपको अगर साइड में कुछ लिखना है तो आप साइड का यूज कर सकते हैं। और फुटर यानी फुटर सेक्शन के लिए अगर आपको फुटर बनाना है तो फिगर यानी इमेज और मीडिया कंटेनर के लिए अगर आपको ऑडियो एंड वीडियो जैसी मीडिया फाइल्स का यूज करना है तो आप फिगर का यूज कर सकते हैं। फिगर कैप्शन यानी कैप्शन और फिगर यानी फिगर को डिफाइन करने के लिए हम फिगर कैप्शन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एग्जांपल है, चलिए प्रैक्टिकली इसको देखते हैं। मान लीजिए ये हमने हटा दिया। अब पहले तो हम एक हेडर बनाते हैं। हेडर बनाया हमने, एक हमने कुछ भी रैंडमली लिख लिया है इसमें। यहाँ पर हम एक नैव बनाएंगे जो कि नेविगेशन के लिए यूज होता है। कुछ इस तरह से हम उसमें यूज करेंगे। अब नैव के बाद पेज का मेन कंटेंट जो कि बीच में रहेगा, जैसे मान लीजिए हम मेन का टैग का यूज करेंगे। और कुछ इस तरह से हम अपना मेन में कंटेंट लिखेंगे। के बाद हम मेन को क्लोज कर देंगे। अब हम फुटर बनाएंगे, जैसे मान लीजिए फुटर। के बाद हम फुटर में 2024 माई वेबसाइट ऑल राइट रिजर्व, सॉरी यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 16 है। ये फुटर के लिए। यहाँ पर एक स्पेशल आपने की देखा होगा, ये कॉपीराइट सिंबल के लिए ये कोड यूज होता है, जो कि यहाँ पे मैंने पीडीएफ में प्रोवाइड कर रखा है यहाँ पर ये कोड। तो आप देख लेना जाके, वहाँ पर मैंने काफ़ी सारे जो कि स्पेशल सिंबल होते हैं उनको बनाने के लिए स्पेशल वर्ड का यूज होता है। तो ये हमारा कुछ देखते हैं कैसा दिखता है इसमें पेज में। तो हमारा सबसे ऊपर वेलकम टू माय वेबसाइट, यहाँ पर हमारा नेविगेशन नैव बार, और यहाँ पर अबाउट मी जो कि मेन सेक्शन है। यहाँ पर हमारा फुटर है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारा अगर इस तरह से हम वेबसाइट बनाएंगे तो हमारी एसईओ में रैंकिंग फर्स्ट आने के चांसेस ज़्यादा। तो ये हो गए सिमेंटिक टैग्स। तो आप देखते हैं HTML5 टैग्स। HTML5 इंट्रोड्यूस न्यू सीमेंटिक एंड मल्टीमीडिया टैग्स। में सीमेंटिक टैग्स और मल्टीमीडिया टैग्स जो कि हम पीछे देख चुके हैं वो हाँ इसमें आते हैं। These tags improve web page structure and readability. HTML5 provide built-in support for audio and video. It enhance SEO and accessibility, जो कि हमारा SEO में रैंक लाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है और एक्सेसिबिलिटी में भी बहुत अच्छा होता है। मॉडर्न ब्राउज़र फुल्ली सपोर्ट मोस्ट HTML5 टैग्स। आज की मॉडर्न ब्राउज़र जो कि HTML5 को ही सपोर्ट करते हैं। HTML5 मेक्स वेब डेवलपमेंट सिंपलर एंड मोर एफिशिएंट। हमारी जो कि वेब डेवलपमेंट होती है उसको काफ़ी इजी बना देती है HTML5। अब यहाँ पर कॉमन HTML5 टैग्स जैसे हेडर सेक्शन के लिए, नेविगेशन मेनू के लिए, मेन कंटेंट के लिए, सेक्शन कंटेंट सेक्शन के लिए, आर्टिकल इंडिपेंडेंट कंटेंट के लिए, साइड यानी साइड बार कंटेंट के लिए, फुटर जो कि फुटर सेक्शन के लिए, फिगर जो कि इमेज और मीडिया कंटेनर के लिए, फिगर कैप्शन फॉर फिगर यानी मान लीजिए एक लेबल की तरह है, फिगर कैप्शन काम करता है फिगर के लिए, ऑडियो एम्बेडेड ऑडियो और वीडियो एम्बेडेड वीडियो जो कि ऑडियो वीडियो फाइल को ऐड करने के लिए यूज होता है। कैनवास ड्रॉ ग्राफिक्स विद जावास्क्रिप्ट। हम कैनवास टैग का यूज करके हम जावास्क्रिप्ट की मदद से हम
ग्राफिक्स की डिज़ाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल जो कि हमने पीछे भी देख रखा है, यहाँ पर हेडर एक बनाया था हमने, नैब बनाया था, नैब बार और मेन कंटेंट कि मेन सेक्शन के अंदर था, और एक फुटर बनाया। ये एग्जाम्पल है। अब देखते हैं डिव एंड स्पैन। डिव इज ए ब्लॉक लेवल कंटेनर। डिव जो कि एक ब्लॉक लेवल कंटेनर होता है, जहाँ स्पैन इज इनलाइन कंटेनर होता है। div is used to group large section of content। div जो कि लार्ज कंटेंट को स्टोर कर सकता है, जबकि span is used to style और group small parts of text। और span जो कि हम छोटे छोटे टेक्स्ट को स्टोर कर सकते हैं, जो कि स्टाइलिंग के लिए यूज होता है। दे आर कॉमनली यूज्ड विथ CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये ज़्यादातर CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ ही यूज होते हैं। यूज क्लासेस एंड ID एट्रीब्यूट फॉर स्टाइलिंग एंड स्क्रिप्टिंग। इसमें ज़्यादातर हम ID और क्लासेस का यूज करके हम जावास्क्रिप्ट और CSS के ऑपरेशंस इसमें ऑपरेट कर सकते हैं। तो देखते हैं हम डिव और स्पैन में क्या अंतर होता है। में डिफरेंस बिटवीन डिव एंड स्पैन। डिव जो कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, स्पैन जो कि इनलाइन एलिमेंट होता है। डिव जो कि स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन हो, जो कि एक न्यू लाइन से स्टार्ट होता है, वहीं स्टे इन दीज सेम लाइन, जो कि एक सेम लाइन से स्पैन स्टार्ट होता है। ग्रुप लार्ज कंटेंट, जो कि डिव जो कि लार्ज कंटेंट को स्टोर कर सकता है, वहीं ग्रुप स्मॉल टेक्स्ट जो कि कम टेक्स्ट यानी एक ही टेक्स्ट को यूज स्टोर करने में यूज होता है, छोटे छोटे टेक्स्ट को स्टोर करने में यूज होता है। कंटेन ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट। एलिमेंट वहीं स्पैन यूजुअली कंटेन्स टेक्स्ट और इनलाइन एलिमेंट्स। चलिए इसमें डिफरेंस देखते हैं प्रैक्टिकली। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक डिव बनाया है, डिव और एक डिव बनाया है। उसके बाद हमने इसमें मान लीजिए हमने उसमें मान लीजिए हमने माई वेबसाइट ठीक है, और उसके बाद हमने माई वेबसाइट कंटेंट लिखा। उसके बाद हमने एक स्पैन बनाया, में हमने लिखा है, इसमें सेम ही सेम नहीं, इसमें लिख सकते हैं दिस इज स्पैन, और इसमें हम कर सकते हैं दिस इज डिव। ओके, अब देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस। अब अगर हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं, करके देखेंगे, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो डिव होता है ये पेज की फुल विड्थ लेता है, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पेज की फुल विड्थ लेता है। ये ब्लू कलर का दिख रहा है फुल विड्थ। वहीं स्पैन सिर्फ जितनी जगह में आपका टेक्स्ट है उतनी ही जगह रिजर्व करता है। वहीं डिव पूरी विड्थ लेता है, वहीं स्पैन जो कि जितनी रिक्वायर है उतनी ही विड्थ लेता है। तो ये डिफरेंस होता है इसमें, आपको मैंने दिखा दिया प्रैक्टिकली, ये एग्जांपल है कि यहाँ पर लिखा। अब देखते हैं ब्लॉक BS इनलाइन एलिमेंट। सबसे पहले देखते हैं ब्लॉक BS इनलाइन एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। ब्लॉक एलिमेंट जो कि न्यू लाइन से हमेशा स्टार्ट होते हैं। इनलाइन एलिमेंट डू नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन, जो कि हमारी उसी लाइन से स्टार्ट हो जाएंगे वो। ब्लॉक एलिमेंट टेक अ फुल अवेलेबल विड्थ। जो हमारा डिव एलिमेंट था वो
फुल विड्थ ले रहा था, जबकि स्पैन हमारी रिक्वायर्ड विड्थ ले रहा था। इनलाइन एलिमेंट टेक ओनली द रिक्वायर्ड विड्थ। ब्लॉक एलिमेंट्स कैन कंटेन ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट। हमारा जो ब्लॉक एलिमेंट है, जो कि हमारा ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट दोनों को स्टोर कर सकता है, जबकि इनलाइन एलिमेंट ऐसा नहीं कर सकता है। तो ये इसमें डिफरेंस था थोड़ा। अब देखते हैं यहाँ पर कॉमन ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कॉमन इनलाइन एलिमेंट्स। जैसे कि कॉमन ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? डिव है, 1 से S6 यानी हेडिंग्स जितनी भी हैं कॉमन ब्लॉक एलिमेंट। पी टैग जो कि ब्लॉक एलिमेंट है, सेक्शन जो कि ब्लॉक एलिमेंट, आर्टिकल, हेडर, फुटर, यूएल, ओएल और लाइन, ये सब ब्लॉक एलिमेंट्स। कॉमन इनलाइन एलिमेंट्स हैं, स्पैन हो गया, एट्रीब्यूट हो गया, इमेजेस हो गया, और स्ट्रॉन्ग टैग हो गया, ईएम टैग हो गया, बी टैग हो गया, इटैलिक टैग हो गया और लेबल हो गया। ये सारे हमारे इनलाइन एलिमेंट्स हैं। ये आपको मैंने दिखा दिया है प्रैक्टिकली डिव और स्पैन में, क्योंकि इसमें भी वही डिफरेंट। अब देखते हैं आईडी एंड क्लासेस। आईडी यूनिकली आइडेंटिफाइज अ सिंगल HTML एलिमेंट्स। आईडी का मतलब ये होता है कि आप उस एलिमेंट को हम अगर आईडी प्रोवाइड कर देंगे तो दूसरा एलिमेंट वो आईडी नहीं ले सकता है। जैसे क्लास में रोल नंबर देखा होगा, सभी स्टूडेंट पे अलग अलग रोल नंबर होता है, वो यूनिक आईडी होती है। क्लासेस ग्रुप मल्टीपल एलिमेंट्स विद द सेम नेम। हम क्लासेस का यूज हम कई सारे एलिमेंट्स और टैग्स में यूज कर सकते हैं एक ही क्लास को। एन आईडी शुड बी यूनिक ऑन अ वेब पेज। एक आईडी जो कि यूनिक होनी चाहिए हमारे वेब पेज के लिए। अब क्लासेस कैन बी यूज्ड ऑन मल्टीपल एलिमेंट्स। क्लासेस को हम मल्टीपल एलिमेंट्स में यूज कर सकते हैं। CSS यूज शार्प आईडी एंड डॉट क्लास सेलेक्टर्स। यहाँ पर हम जब CSS में अगर एलिमेंट को सिलेक्ट करना होता है तो हम कुछ इस तरह से हैश लगाते हैं और आईडी का नाम लिखते हैं। वहीं हम यहाँ पर डॉट लगाते हैं और क्लासेस का नाम लिखते हैं। जब CSS में स्टाइलिंग और किसी एलिमेंट पे स्टाइलिंग करनी है तो CSS में हम इसी तरह से सिलेक्ट करते हैं, तो वो हम CSS की क्लास में देखेंगे। वहीं जावास्क्रिप्ट कैन एक्सेस एलिमेंट यूजिंग बोथ आईडी एंड क्लासेस। हम आईडी एंड क्लासेस के थ्रू हम जावास्क्रिप्ट में एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं यानी एक्सेस कर सकते हैं। यूज मीनिंगफुल नेम्स फॉर बेटर कोड रीडेबिलिटी। अगर हमें अपनी रीडेबिलिटी को इंक्रीज करना है, जैसे अगर हम किसी एलिमेंट का यूज कर रहे हैं तो हम उसी एलिमेंट से रिलेटेड उस आईडी का नाम रखेंगे। जैसे मान लीजिए हम किसी की एज ले रहे हैं इनपुट में और हम आईडी उसकी सिलेक्ट आईडी का नाम रखना चाहें तो हम उसका एज रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम मीनिंगफुल नेम रख सकते हैं क्लासेस और आईडी के। अब डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन आईडी एंड क्लासेस। आईडी यूनिक फॉर one elements, वहीं classes can be used on multiple elements. Uses sharp in CSS, uses dot in CSS. शार्प का यूज करते हैं जब आईडी से सिलेक्ट करते हैं अगर CSS में। क्लासेस है तो डॉट का यूज करते हैं CSS में सेलेक्ट करने के लिए। वन आईडी पर एलिमेंट, एक आईडी एक ही एलिमेंट को दे सकते हैं। वहीं मल्टीपल क्लासेस अलाउड, एक क्लास को हम मल्टीपल एलिमेंट्स को दे सकते हैं। हायर CSS प्रायोरिटी, हम CSS में ज़्यादातर आईडी का ही यूज करते हैं, क्लासेस का कम करते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पर H1 जैसे कोई भी मान लीजिए आप
हमने कोई हेडिंग ली है तो उसकी आईडी हमने टाइटल रख ली है। कहीं क्लासेस हमने यहाँ पर कोई भी एक पैराग्राफ लिया है, उसकी हमने क्लास डिफाइन कर दिया है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए H1 क्रिएट हमने की है, ठीक है। अब हमें अगर आईडी बनानी हो तो हम आईडी लिखेंगे सिंपली, और यहाँ पर H1 एक आईडी का नाम रखेंगे। तो ये इस तरह से हम आईडी डिफाइन करते हैं। वहीं अगर क्लासेस देखेंगे तो कुछ इस तरह से हम क्लास बना सकते हैं, क्लास, और क्लास का नाम पैराग्राफ, पैराग्राफ। इस तरह से हम क्लास और आईडी बना सकते हैं, यानी जो एलिमेंट हम बना रहे हैं उसी से रिलेटेबल कुछ इस तरह से हम नाम रख सकते हैं। आईडी हमेशा यूनिक होनी चाहिए। अगर मान लीजिए दूसरी हेडिंग बना रहे हैं तो हम S2 रख सकते हैं, S3 रख सकते हैं, कोई नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। ये आईडी एंड क्लासेस के एग्जाम्पल। तो यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिस के लिए हम यूज आईडी फॉर यूनिक एलिमेंट्स, हेडर एंड फुटर। अगर हम हेडर या फुटर बना रहे हैं तो हम जो आईडी का नाम हम हेडर या फुटर रख सकते हैं। यूजेस क्लास फॉर रीयूजेबल स्टाइल्स। अगर हमें एक ही स्टाइल्स को ज़्यादा एलिमेंट्स में यूज करनी है तो क्लासेस का यूज कर सकते हैं। कीप्स नेम शॉर्ट एंड मीनिंगफुल। हम जो कि नाम एक मीनिंगफुल फॉर्म में होना चाहिए। आईडी एंड क्लासेस का अवॉइडिंग यूजिंग द सेम आईडी ऑन मल्टीपल एलिमेंट्स। आईडी मल्टीपल एलिमेंट्स में सेम आईडी अवॉइड करेंगे। ये बेस्ट प्रैक्टिस के लिए एक टिप थी। अब देखते हैं HTML iframe। द iframe टैग इज यूज्ड टू एम्बेड अनदर वेब पेज। हम अगर मान लीजिए किसी दूसरे की वेबसाइट अपने पेज पे दिखाना चाहते हैं, या कोई भी दूसरा वीडियो या वेब पेज कुछ भी अगर सोर्स दिखाना चाहते हैं तो हम iframe टैग की यूज करके हम वो अपने पेज पर दिखा सकते हैं। इट कैन डिस्प्ले वेबसाइट मैप्स, वीडियो और डॉक्यूमेंट्स। वेबसाइट मैप्स और वीडियो और डॉक्यूमेंट्स को अपनी वेबसाइट पर हम दिखा सकते हैं। द SRC एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द पेज URL। SRC एट्रीब्यूट का यूज हम पेज का URL स्पेसिफाई करने में करते हैं। यूज विथ एंड हाइट टू सेट द iframe साइज। विथ एंड हाइट का यूज हम उसका साइज कितना रखना है आपको जिससे एक स्ट्रक्चर्ड वे में दिखे, वो हम कर सकते हैं। द टाइटल एट्रीब्यूट इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी। टाइटल एट्रीब्यूट का यूज हम टाइटल को बनाने के लिए यूज करते हैं। हम वेबसाइट ब्लॉक एम्बेडिंग फॉर सिक्योरिटी रीजन्स। कुछ वेबसाइटें जो अलाउ नहीं करती हैं सिक्योरिटी रीजन से कि आपकी वेबसाइट पर वो वेबसाइट दिखे। कॉमनली यूज्ड फॉर यूट्यूब वीडियोस एंड गूगल मैप्स। हम ज़्यादातर हम यूट्यूब वीडियोस और गूगल मैप्स के लिए ये iframe टैग का यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कॉमन एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं। जैसे SRC जो कि URL ऑफ द एम्बेडेड पेज, URL स्पेसिफाई करने के लिए यूज होता है। ये विथ सेट iframe विथ, हाइट सेट iframe हाइट एंड विथ सेट कर सकते हैं। टाइटल एक्सेसिबिलिटी टाइटल जो कि हम टाइटल वहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर लोडिंग लेजी जो कि एक एट्रीब्यूट है, यहाँ पर बेटर परफॉर्मेंस और जल्दी लोडिंग के लिए यूज करते हैं। अलाउ फुल स्क्रीन इनेबल्स फुल स्क्रीन मोड। हम फुल स्क्रीन में भी वो कर सकते हैं अगर अलाउ फुल स्क्रीन एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम एक iframe का एग्जांपल देख सकते हैं। इसमें हम कोई भी वेबसाइट या यूट्यूब वीडियो उसमें हम अपनी वेबसाइट पर दिखा सकते हैं। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं।
तो यहाँ पर हम किसी भी वेबसाइट या यूट्यूब वीडियो को अपनी वेबसाइट में ऐड करने के लिए हम सिंपली यहाँ पर आई फ्रेम टैग का यूज करेंगे और src लिखेंगे। उसमें हम किसी भी वेबसाइट का URL डालेंगे जिससे हमारी वेबसाइट पर वो शो होगी। तो जैसे मान लीजिए मैंने विकिपीडिया का जो विकिपीडिया है इसका URL कॉपी करके मैंने उसमें डाल दिया। इसमें कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद इसे अगर विड्थ एंड हाइट देना चाहो तो कुछ तरह से हम दे सकते हैं और इस तरह से हम इसको बॉर्डर भी दे सकते हैं। बॉर्डर यहाँ पे हमने नन कर रखा है, हमें बॉर्डर नहीं चाहिए। और हाइट हमने 500 पिक्सल कर रखी है और विड्थ हमने फुल कर रखी है 100%। तो देखते हैं ये कैसी दिखती है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। तो अगर हम यहाँ पर थोड़ी विड्थ बढ़ाएं तो देखते हैं कैसा है। यहाँ पर इसकी विड्थ लगभग 500 के अराउंड और यहाँ पर हाइट 500 के अराउंड। ओके, अब देखते हैं कैसे। तो कुछ इस तरह से हमारे वेबसाइट में ये एक अलग से एक्सटर्नल वेबसाइट हम ऐड कर सकते हैं। चाहो तो आप यूट्यूब वीडियो, मैप्स और अदर वेबसाइटें यूज कर सकते हैं अपने वेब पेज पर। कुछ वेबसाइटें हैं जो अलाउ नहीं करती हैं, जो कि किसी भी अन्य वेबसाइट पे अपना कंटेंट शेयर नहीं करना चाहते, वहाँ पर आप नहीं कर सकते। तो जो पब्लिकली ओपन सोर्स होती हैं वो ज़्यादातर वेबसाइटें अपनी एम्बेड हो जाती हैं। तो हमने ये आई फ्रेम टैग का एक प्रैक्टिकल यूज देख लिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखते हैं कि HTML मेटा टैग्स क्या होते हैं। मेटा टैग्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अ वेब पेज। मेटा टैग्स बेसिकली जो वो होते हैं जो कि हमारे वेब पेज की एक इंफॉर्मेशन देते हैं और उसमें इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स, टैग्स वगैरह होते हैं। दे आर प्लेस्ड इनसाइड द हेड सेक्शन। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि हेड के अंदर जितने भी टैग होते हैं वो मेटा टैग होते हैं। तो हम मेटा टैग बेसिकली हेड टैग के अंदर ही लिखते हैं। तो मेटा टैग्स आर नॉट विजिबल ऑन द वेब पेज। मेटा टैग्स जो होते हैं वो वेब पेज पर शो नहीं करते हैं। दे हेल्प ब्राउजर्स एंड सर्च इंजन्स अंडरस्टैंड द पेज, क्योंकि हमारे SEO में काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं। जैसे ब्राउज़र और सर्च में हमारी रैंक को इंक्रीज करते हैं मेटा टैग। तो मेटा टैग्स इम्प्रूव SEO रिस्पॉन्सिवनेस एंड कैरेक्टर इनकोडिंग। हमारे कैरेक्टर को इनकोडिंग करने में काफ़ी हेल्प करते हैं और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने में भी यूज होते हैं। दे डिफाइन द पेज डिस्क्रिप्शन, ऑथर एंड कीवर्ड्स। मेटा टैग के द्वारा हम डिस्क्रिप्शन डिफाइन करते हैं, ऑथर का नाम भी डिफाइन करते हैं और कीवर्ड्स भी डिफाइन करते हैं। द व्यू पोर्ट मेटा टैग्स मेक्स वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली। व्यू पोर्ट मेटा टैग होता है, उसके द्वारा हम अपने वेबसाइट का पेज मोबाइल फ्रेंडली एंड अदर डिवाइस फ्रेंडली बना सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कॉमन मेटा टैग्स होता है, जैसे कैर सेट होता है, सेट कैरेक्टर इनकोडिंग। हमारे कैरेक्टर का इनकोडिंग करने के लिए कैर सेट का यूज किया जाता है। व्यू पोर्ट जो कि मेक द पेज रिस्पॉन्सिव पेज बनाने के लिए यूज होता है। डिस्क्रिप्शन पेज समरी फॉर सर्च इंजन्स। हमारा डिस्क्रिप्शन होता है जो कि हमारे पेज का समरी होता है, तो वेबसाइट सर्च करने के वक्त हमें दिखाई देता है।
कीवर्ड्स, डिफाइन पेज कीवर्ड्स। कीवर्ड्स जो होता है कि हमारे पेज को रैंकिंग में सर्च कराते हैं। ऑथर जो स्पेसिफाई इस द ऑथर नेम्स, जैसे जिसने वेबसाइट को बनाया है उसका ऑथर नेम हम इसके द्वारा डिफाइन कर सकते हैं। रोबोट्स कंट्रोल सर्च इंजन इंडेक्सिंग, हमारे जो रोबोट टैग्स होता है उसके द्वारा हम अपने वेबसाइट के पेज को इंडेक्सिंग में ऊपर ला सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि मेटा कैरसेट UTF-8 जो कि इनकोडिंग के लिए यूज होता है। मेटा नेम व्यूपोर्ट कंटेंट विथ डिवाइस विथ इनिशियल स्केल 1.0। मेटा नेम जो कि डिस्क्रिप्शन है, और कंटेंट जैसे हम कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पर वेबसाइट से रिलेटेड। लर्न HTML फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस, यहाँ पर मेटा नेम कीवर्ड्स है जो कि हम कंटेंट डाल सकते हैं, जैसे HTML, CSS, वेब डेवलपमेंट। और उसके बाद मेटा नेम ऑथर का नाम यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे कंटेंट फ्यूचर माइंड। और उसके बाद हम टाइटल में कुछ भी अपनी वेबसाइट का नाम रख सकते हैं। तो इस तरह से ये मेटा टैग्स होते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, जैसे हमारा SEO इम्प्रूव करता है, मेक वेबसाइट रिस्पॉन्सिव ऑन मोबाइल डिवाइस, हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाता है। प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू ब्राउजर्स एंड सर्च इंजन्स, हमारे ब्राउजर्स एंड सर्च इंजन को एक इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं। तो अब देखते हैं SEO बेसिक्स इन HTML। SEO की फुल फॉर्म होती है SEO स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इट हेल्प्स वेब पेज रैंक्स हायर इन सर्च रिजल्ट, क्योंकि हमारे सर्च रिजल्ट में हायर रैंक दिलाने में मदद करता है। यूज अ क्लियर एंड डिस्क्रिप्टिव टाइटल टैग, हम टाइटल एक क्लियर मीनिंगफुल रखेंगे। ऐड अ मीनिंगफुल मेटा डिस्क्रिप्शन, हम डिस्क्रिप्शन को एक मीनिंगफुल वर्ड में लिखेंगे। यूज प्रॉपर हेडिंग टैग्स, हम हेडिंग को प्रॉपरली यूज करेंगे। H1 यहाँ पर मेन हेडिंग होगी और H6 जो कि एक सब हेडिंग होगी। ऐड ऑल टेक्स्ट टू ऑल इमेजेस, हम इमेज लगाते वक्त ऑल टेक्स्ट का यूज जरूर करेंगे, जिससे हमारी SEO इम्प्रूव होगी। यूज सिमेंटिक HTML एलिमेंट्स फॉर बेटर स्ट्रक्चर, अच्छे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम सिमेंटिक HTML का यूज करेंगे। क्रिएट क्लीन रीडेबल एंड डिस्क्रिप्टिव URL, हम क्लीन और रीडेबल डिस्क्रिप्टेड URL को क्रिएट करेंगे। अगर इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर हम अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमारी SEO काफ़ी इम्प्रूव होगा। अब देखते हैं HTML SEO बेस्ड प्रैक्टिसेस। यहाँ पर प्रैक्टिस, यहाँ पर बेनिफिट्स क्या क्या हैं इसके। टाइटल का बेनिफिट्स ये है कि इम्प्रूव पेजेस टाइटल इन सर्च रिजल्ट, और मेटा डिस्क्रिप्शन का बेनिफिट्स ये है कि इंक्रीज क्लिक थ्रू रेट, और हेडिंग्स टैग्स का बेनिफिट ये है कि ऑर्गेनाइजेस कंटेंट्स फॉर यूजर्स एंड सर्च इंजन्स। इमेज ऑल्ट इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी एंड इमेजेस SEO। सिमेंटिक HTML बेटर पेज स्ट्रक्चर, इंटरनल लिंक्स हेल्प नेविगेशन एंड इंडेक्सिंग। तो ये थे कुछ मेटा टैग्स जिसे अपनी वेबसाइट को बनाते वक्त इन्हें यूज करना मत भूलना, जिससे हमारी SEO काफ़ी इम्प्रूव होगा। तो आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, हमने टाइटल लर्न HTML बिगिनर टू एडवांस लिखा है। यहाँ पर मेटा नेम डिस्क्रिप्शन, कंटेंट में हमने कंप्लीट HTML कोर्स विथ एग्जाम्पल एंड प्रोजेक्ट। हमने मेटा नेम कीवर्ड्स लिया है जिसमें हमने कंटेंट
पहला HTML वेब डेवलपमेंट, HTML ट्यूटोरियल। कीवर्ड्स बेसिकली क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए हमने HTML कोई भी वर्ड लिखा है गूगल सर्च पे, तो हमारी हो सकता है हमारी वेबसाइट रैंक में ऊपर आ जाए। वेब डेवलपमेंट लिखा है तो भी आ जाए, HTML ट्यूटोरियल लिखा है तो हो सकता है तब भी आ जाए। तो इसीलिए हम कीवर्ड्स का यूज करते हैं, जिससे हमारी एक्सेसिबिलिटी बढ़ती है। बॉडी में हमने हेडर का यूज किया है, जो कि हमने सिमेंटिक टैग का यूज किया, और हमने एक प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर वे में यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है। अब देखते हैं यहाँ पर कॉमन HTML मिस्टेक्स, क्योंकि बिगिनर लोग करते हैं ज़्यादातर। फॉरगेटिंग टू क्लोज HTML टैग्स, हम क्लोजिंग लगाना भूल जाते हैं, क्योंकि बाद में एरर शो कर सकता है। मिसिंग द डॉक टाइप HTML डिक्लेरेशन, हम ऊपर जो डॉक टाइप HTML लिखते हैं, अगर हम वो मिसिंग कर देंगे तो हमारा हो सकता है HTML का प्रोग्राम रन ना करे। यूजिंग मल्टीपल H1 टैग्स ऑन वन पेज, ज़्यादातर H1 का यूज नहीं करेंगे। जहाँ पर हमें हेडिंग की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम H1 का यूज करेंगे। फॉरगेटिंग द ऑल्ट एट्रीब्यूट्स फॉर इमेजेस, हम ऑल्ट एट्रीब्यूट का ज़रूर यूज करेंगे, इसको छोड़ना नहीं है। हम जब भी इमेज लगाएंगे तो हम वहाँ पर ऑल्ट एट्रीब्यूट का यूज जरूर करेंगे। यूजिंग ID इंस्टेड ऑफ क्लास फॉर मल्टीपल एलिमेंट्स, हम ज़्यादातर क्लासेस का यूज करेंगे अगर मल्टीपल एलिमेंट्स में हम कुछ ऐड करना चाहते हैं तो। नॉट यूजिंग सिमेंटिक HTML एलिमेंट्स, सिमेंटिक HTML का यूज नहीं करेंगे तो हमारा SEO इम्प्रूव नहीं होगा। इसीलिए हम यहाँ पर जो कि जनरल सामान्य HTML है उसकी बजाय हम सिमेंटिक HTML का यूज करेंगे। फॉरगेटिंग टू सेव द फाइल विथ द .html एक्सटेंशन, हम जब भी फाइल HTML की सेव करेंगे वो .html एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे। तो यहाँ पर हमने मिस्टेक जो कि कवर कर ली है, यहाँ पर ज़्यादातर बिगिनर लोग करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो अब देखते हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट्स, क्योंकि यहाँ पर 2 प्रोजेक्ट दिए गए हैं। यहाँ पर चलिए प्रैक्टिकल के साथ यहाँ पर बनाते हैं इनको। पहला प्रोजेक्ट है पर्सनल पोर्टफोलियो। हम पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं? क्रिएट अ सिंपल पोर्टफोलियो वेबसाइट, ऐड अ हेडर विथ योर नेम एंड प्रोफेशन। तो हम सिंपली से स्टेप बाय स्टेप हम क्रिएट करते हुए चलते हैं। तो हम आ रहे हैं अपने VS कोड में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सिमेंटिक HTML का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए एक हेडर बनाया हमने हेडर का यूज किया, और यहाँ पर हम एक कुमार लिख दे रहे हैं, और यहाँ पर टाइटल जो कि हम माई पोर्टफोलियो, हमने H1 लिख लिए। के बाद हम एक S3 लगाएंगे। S3 में हम लिखेंगे आई एम वेब डेवलपर। ओके, यहाँ पर हमने अब इसे क्लोज कर देंगे। यहाँ पर हमने अमित कुमार लिख लिया है। यहाँ पर आई एम वेब डेवलपर, जो कि प्रोफेशन हमने लिख लिया है। अब देखते हैं आगे क्या पूछा है इसमें। इंक्लूड एन अबाउट मी सेक्शन, अब एक सेक्शन बनाएंगे क्योंकि अबाउट मी का होगा। एक H1 लेंगे अबाउट मी, और एक पैराग्राफ लिख देंगे। ओके, ठीक है। और यहाँ पर एक HR जो कि
एक सबसे पहले यहाँ पर एक BR लगाएंगे। BR क्या करता है, जो कि एक हमारी न्यू लाइन ऐड करता है। यहाँ पर डबल BR लगाएंगे, जिससे हमारी डबल BR मतलब डबल लाइन का स्पेस हो जाएगा। ओके, ठीक। और एक HR, जो कि हम HR क्या करता है बेसिकली, एक हॉरिजॉन्टल लाइन से डिवाइडिंग करता है दो एलिमेंट्स के बीच। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, जिससे एक फॉर्मेट बन जाए यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर हमने सेक्शन बना लिया एक अबाउट मी का, और ऊपर हमने प्रोफेशन एक बना लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या पूछा है इसमें, डिस्प्ले योर स्किल यूजिंग लिस्ट। अब हम अपने स्किल्स को शो करेंगे। यहाँ पर एक सेक्शन और बनाएंगे। माई स्किल्स। ओके, तो यहाँ पर हमने लिस्ट बनाई है। पहले हेडिंग लिखिए माई स्किल्स, उसके बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाइए, जिसमें हमने अपनी स्किल्स HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट और नोड.js, ठीक है, यहाँ पर डाल दिए। एक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन और ऐड करेंगे, इससे एक बढ़िया डॉक्यूमेंट हमारा दिखाई दे। ठीक, अब इसके बाद क्या पूछा है इसमें, ऐड अ कॉन्टेक्ट फॉर यूजर इंक्वायरीज। अब एक फॉर्म बनाएंगे। इसे पहले सेक्शन बंद करे दे रहे हैं। अब यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ऐड करेंगे। अब एक हम यूजर इंक्वायरी के लिए एक फॉर्म बनाएंगे, तो यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाएंगे। तो यहाँ पर हम एक सेक्शन और बनाएंगे, जिसमें हम क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाएंगे। यहाँ पर एक H1 हेडिंग लिखेंगे, जिसमें लिखेंगे कॉन्टैक्ट मी। ओके, अब यहाँ पर एक लेबल बनाएंगे, लेबल और नेम और एक, उसके बाद हम एक ईमेल आईडी के लिए हम लेबल बनाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम एक टेक्स्ट एरिया मैसेज के लिए एक लेबल बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा कॉन्टेक्ट फॉर्म बन गया। अब इंक्लूड सोशल मीडिया लिंक्स इन फुटर। अब एक फुटर बनाएंगे। यहाँ पर एक फुटर टैग का यूज करके एक फुटर बनाएंगे। ये जितने भी मैं क्या बोलते हैं एलिमेंट्स यूज कर रहा हूँ, वो सीमेंटिक टैग के यूज कर रहा हूँ। हमने एक फुटर बना लिया, जिसमें हम अपनी लिंक्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर एक एट्रीब्यूट बनाएंगे। यहाँ पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी हम लिंक देना चाहें वो हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक लिंक्डइन का एट्रीब्यूट ऐड कर दिया है, और एक BR टैग फिर से लगाएंगे, जिससे हमारा एक सेपरेट दिखाई दे। अब एक एट्रीब्यूट जिससे हम गिटहब के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपने लिंक, सोशल मीडिया लिंक्स जोड़ दिए हैं। तो फाइनली अब देखते हैं, यहाँ पर हमने सब हेडिंग्स इंक्लूड कर दी हैं। तो अब देखते हैं फाइनली हमारा फॉर्म कैसा बना है। तो इसे रिलोड करेंगे और यहाँ पर सेव करेंगे, तो हमारा कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, जिसमें हमारा नाम अमित कुमार, आई एम वेब डेवलपमेंट, और अबाउट मी, माई स्किल्स, और एक कॉन्टैक्ट फॉर्म जो कि यहाँ पर दिया गया है, और एक फुटर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर हमारे सोशल मीडिया लिंक्स
दिए गए हैं। तो इस तरह से हम एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अब आते हैं दूसरे प्रोजेक्ट पर। दूसरा प्रोजेक्ट है लॉगिन फॉर्म। तो इसको कैसे बनाते हैं, इसके लिए हम एक दूसरी फाइल बना लेते हैं, लॉगिन फॉर्म .html। एक टेम्पलेट जनरेट करते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं। क्रिएट अ सिंपल लॉगिन पेज, ऐड ईमेल एंड पासवर्ड इनपुट फील्ड्स। तो हमें ईमेल के लिए एक बनाना पड़ेगा इनपुट। तो सबसे पहले हम एक H1 हेडिंग बनाते हैं जिसमें हम लिखेंगे लॉगिन फॉर्म। ठीक है, उसके बाद हम फॉर्म टैग का यूज करके फॉर्म बनाएंगे और उसके बाद हम एक लेबल बनाएंगे इसमें हम ईमेल और ईमेल के लिए इनपुट PR टैग का यूज करेंगे। उसके बाद हम पासवर्ड के लिए लेबल बनाएंगे और पासवर्ड के लिए इनपुट लेंगे। ठीक है, और PR टैग का यूज करके हम उसके बाद एक सबमिट बटन बनाएंगे जिसका टाइप होगा सबमिट और यहाँ पर लॉगिन बटन होगा एक। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा एक फॉर्म बन गया। और यहाँ पर एक चीज़ और, ऐड आ रिमेम्बर मी चेक बॉक्स। यहाँ पर एक बटन से पहले एक रिमेम्बर भी चेक बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक लेबल बनाते हैं। लेबल बनाकर हम उसमें एक चेक बॉक्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हमारा एक रिमेम्बर मी चेक बॉक्स बन गया। अब इसके बाद हम एक इंक्लूड फॉरगॉट पासवर्ड। तो यहाँ पर इंक्लूड फॉरगॉट पासवर्ड लिंक बनाएंगे एक। तो एक फॉरगॉट पासवर्ड .html। ठीक है, एक ये बन गया। अब यहाँ पर लिखा है ऐड अ साइन अप लिंक्स फॉर न्यू यूजर्स। अगर न्यू यूजर है तो उसके लिए हम साइन अप के लिए लिंक प्रोवाइड करेंगे, एट्रीब्यूट बनाएंगे। यहाँ पर रजिस्टर लिख सकते हैं या तो हम साइन अप लिख सकते हैं। ओके, तो हमें ये साइन अप वाला बटन जो कि हमें रिडायरेक्ट कर देगा register.html, या यहाँ पर हम .sign up भी लिख सकते हैं। ओके, signup.html, ये हमारा एट्रीब्यूट क्रिएट हो जाएगा। तो फाइनली हमने सब पॉइंट्स को कवर कर लिया। अब देखते हैं हमारा फॉर्म कैसा बनता है। तो हम देखते हैं इसे दूसरा ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे। तो हमारा कुछ लॉगिन फॉर्म इस तरह से बना है। हमने ईमेल आईडी के लिए इनपुट बनाया है, उसके बाद पासवर्ड, एक रिमेम्बर मी चेकबॉक्स बनाया, फॉरगॉट पासवर्ड के लिए एक फॉरगॉट लिंक बनाई और उसके बाद एक लॉगिन बटन बनाया। उसके बाद हमने एक साइन अप बटन बनाया जिससे हम साइन अप कर सकते हैं अगर लॉगिन ऑलरेडी नहीं है तो ये हमारे दो प्रोजेक्ट थे क्योंकि हमने अभी क्रिएट करके देखे हैं। इससे को और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, आप अपनी तरफ से काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं HTML की सहायता से और इसे और भी इम्प्रूव कर सकते हैं।
तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं HTML इंटरव्यू क्वेश्चंस। अब HTML इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं। अगर हमने इतना सारा HTML का कोर्स कर लिया तो क्वेश्चन उठने कंपलसरी है। तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें व्हाट इज HTML क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTML एंड HTML5, व्हाट आर द HTML टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डॉक टाइप HTML, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन div and span, what is the difference between block and inline elements, what is the difference between ID and classes, what are the semantic HTML elements। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैंने पिछले PPT से मैं पढ़ाता चला आ रहा हूँ। ये आपको फिर से एक बार रिव्यू कर लेना है जिससे आप ये अच्छे से कवर कर लोगे। तो आप देखते हैं इंटरमीडिएट क्वेश्चंस भी होते हैं, जैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बी एंड स्ट्रॉन्ग टैग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इटैलिक एंड एम्फसाइज टैग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट मेथड्स, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ऑल्ट एट्रीब्यूट, व्हाट इज द यूज ऑफ मेटा टैग्स, व्हाट इज द viewport meta tags, what is an iframe, how do you create a hyperlink in HTML। ये सारे क्वेश्चंस मैंने जो कि पिछले कवर कराता आया हूँ, जो आप फिर से अगर PPT फिर से पढ़ेंगे तो आपको ये सबके आंसर मिल जाएंगे। और एडवांस क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डज HTML वर्क इन ब्राउजर, why is semantic HTML important for SEO, what is accessibility in HTML, how do form send data to a server, what is the difference between local and absolute URLs, how do you embed audio and video in HTML, what is the purpose of the required attributes, why is HTML considered the foundation of web development। तो ये सारे हमारे क्वेश्चंस थे। अगर आप इनको एक बार पढ़ लेंगे अच्छी तरह से और रिवाइज कर लेंगे तो आपकी एकदम HTML स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो दोस्तों ये था कंप्लीट कोर्स ऑफ HTML बिगिनर टू एडवांस लेवल तक। आने वाली वीडियो में हम इस पर कुछ प्रोजेक्ट भी बिल्ड करेंगे। अगर चाहो आप इस पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बनाकर अपनी पकड़ को मजबूत कर सकते हो इस पर। और कमेंट में डन लिखना मत भूलना, जिससे मुझे पता चलेगा अपने वेब डेवलपमेंट की फर्स्ट स्टेज को कंप्लीट ही कवर कर लिया। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।